दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्लास 11th के पहले अध्याय के चौथे लेक्चर में। यानी कि इसके पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज के बारे में कि ये कैसे तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसके बाद में हमने कुछ वैज्ञानिकों के नाम को जाना था, वो किस देश के निवासी थे, और उसके बाद में हमने जाना था कि ये किस सिद्धांत को दिए थे। तो इन सब सारे टॉपिक पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रकृति में मूल भौतिकीय बल के बारे में। यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है या पूरा प्रकृति है, इसमें कौन कौन से बल हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको भौतिकीय बल के बारे में जानना है तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको बल शब्द का अर्थ जानना होगा कि बल एक्चुअली है क्या। ये तो यहाँ पर हम क्या किए कि इस बल का यहाँ पर हमने हेडिंग दे दिया, यानी कि बल और फोर्स, और उसके बाद में इसकी परिभाषा हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में या गतिमान वस्तु को स्थिर अवस्था में या उसके आकृति या आकार को परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है। अब जब ये एक वस्तु है तो इस पर अगर हम ये मान लेते हैं ये स्थिर है, तो इस पर अगर बाह्य कारक द्वारा बल लगाया जाएगा तो ये या तो क्या होगा, गतिमान अवस्था में हो जाएगा, या फिर ये जो स्थिर है ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, या फिर क्या होगा जब ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ज्यादा बल लगने पर क्या होगा, ये जो हमारी आकृति है, ये जो वस्तु है, इसके आकार ये टूट भी सकता है बल लगाने पर, यानी कि इसके आकार और आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद में अगर जैसे देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं कोई एक गतिमान वस्तु है, कोई एक गतिमान वस्तु है मान लेते हैं, और ये गतिमान वस्तु इस तरफ आगे बढ़ रहा है। अब अगर चाहे पीछे से हम बल लगाकर इसको रोकने की कोशिश करें या फिर इस तरफ से इसको रोकने की कोशिश करें तो क्या होगा कि या तो हम ये जो गतिमान वस्तु है इसको हम या तो रोक ले जाएंगे, यानी कि बल लगाकर ये या तो ये रुक जाएगा, या फिर इसकी गति जो है वो धीमी हो जाएगी, या फिर अगर कुछ नहीं होगा तो ये इसके आकार और आकृति यानी कि टूट भी सकता है। इस प्रकार से बल जो होता है कार्य करता है। यानी कि बल जहां पर लगता है, बल वह बाह्य कारक है कि या तो किसी गतिमान वस्तु को वो रोक देगा, या फिर किसी रुके हुए वस्तु को गतिमान अवस्था में कर देगा, या तो ज्यादा बल लगने पर वो वस्तु टूट जाएगा, यानी उसकी आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाएगी। तो ये हमारा होता है बल। तो यहाँ पर ये हमने लिखा बल की परिभाषा। अब यहाँ पर दैनिक जीवन में कई प्रकार के बलों को देखने को मिलता है। जैसे कि दैनिक जीवन में हम रोजाना कई प्रकार के बलों को देखते हैं या अनुभव करते हैं, जिसमें से हमारा अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमारा जैसे हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा हमारा हो गया प्रबल नाभिकीय बल, चौथा हमारा हो गया दुर्बल नाभिकीय बल आदि। यहाँ पर बहुत सारे बल हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एक एक बल को लेकर इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद में इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर हमने लिखा किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। जैसे पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगने वाला बल। इस चीज को समझो दोस्तों, क्या होता है कि अगर कोई दो पिंड है और उन दोनों पिंड में द्रव्यमान है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये पिंड है और कोई एक ये पिंड है। अगर ये दो पिंड हैं और इनका द्रव्यमान है, इनमें द्रव्यमान है, तो ये क्या करेगा, ये इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये जो इस पिंड है ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे हम हैं और ये व्हाइट बोर्ड है तो ये दोनों हमें आकर्षित कर रहे हैं, हम इसको आकर्षित कर रहे हैं, ये हमको आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ना इसके पास जा रहे हैं ना हम ये हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो पावर होती है वो बहुत कम होती है। यानी कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले बलों में सबसे दुर्बल बल होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, ये हम हैं, ये दोनों चीज यानी कि ये हमको आकर्षित कर रहा है और हम इसको आकर्षित कर रहे हैं।
लेकिन ये ना हमारे पास आ रहा है ना हम इसके पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बल लग रहा है ये बहुत कम लग रहा है, यानी कि बहुत दुर्बल बल है जो कि ये हमको आकर्षित नहीं कर पा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से कोई भी दो पिंड हैं उनके बीच में यहाँ पर एक आकर्षण बल लगता है और वही हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है। अब ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए कोई एक मनुष्य है। अब मनुष्य क्या करता है, एक छोटा सा कोई वस्तु लेता है और ऊपर से उसको छोड़ता है। तो ये ऊपर से जब इसको छोड़ता है तो ये ऊपर नहीं जाता, बल्कि ये तुरंत नीचे आकर इस पृथ्वी पर गिर जाता है। ये पृथ्वी पर क्यों आकर गिरता है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यही होता है कि ये जो पृथ्वी है ये इस छोटे से वस्तु पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है और इसी के कारण ये जो वस्तु है ये नीचे की ओर आकर इस पृथ्वी पर गिर जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा पृथ्वी है इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ये जो छोटा सा वस्तु है इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है। तो जितने ज्यादा द्रव्यमान होगा उतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम, इसलिए जो आकर्षण बल है वो पृथ्वी इसको ज्यादा तेजी से खींचती है। इस कारण से ये जो है ये नीचे आकर गिर जाता है। और भी अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर मान लेते हैं चंद्रमा है और भी हैं, सूर्य हैं, जो कुछ भी है। तो ये जो पिंड हैं ये कैसे अंतरिक्ष में टिके हुए हैं, ये क्यों टिके हुए हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिके हुए हैं। क्योंकि ये जो, जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा इस पृथ्वी पर फोर्स लगाता है और ये जो पृथ्वी है ये इस, यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है और ये जो पृथ्वी है ये चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा सूर्य है ये अपनी ओर खींचता है, फिर ऐसे पृथ्वी। ये क्या है कि जितने भी ग्रह हैं ये एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। इसी कारण से ये एक जैसे अंतरिक्ष में ये मैनेज होते हैं, गिरते नहीं हैं। यानी कि अंतरिक्ष में यहाँ पर जो पृथ्वी है और भी जो ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, वो सारे तारे हैं, ये क्यों रुके हुए हैं, क्यों टिके हुए हैं, इसलिए क्योंकि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ग्रेविटेशनल बल लग रहा है। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल कुछ सीमित दूरी तक के लिए नहीं है, ये अनंत दूरी, इसका जो रेंज है वो अनंत दूरी तक का है। यानी कि ये पृथ्वी कहाँ पर है और चंद्रमा कितनी दूरी, इसके बीच की दूरी बहुत है, लेकिन जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के बीच कार्य कर रहा है। यानी कि ये अनंत दूरी पर स्थित वस्तु यानी पिंडों के बीच में भी यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कार्य करता है। तो ये हमारा कुछ होता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस चीज को अगर हमको निकालना हो, मान लेते हैं कि दो पिंड है और उन दोनों पिंडों के बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस चीज को अगर निकालना हो तो इसके लिए एक सूत्र है, वो हमारा है F = G m1 m2/r²। ये हमारा है सूत्र। अब ये सूत्र कैसे आया, इस चीज को यहाँ पर लगे हाथ लगा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि दो पिंड है और अगर ये दो पिंड है तो इनमें भार होगा यानी इनमें द्रव्यमान होगा। तो इनका मान लेते हैं पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है और दोनों पिंड जो है इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं r। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r मान लेते हैं इनके बीच की दूरी को। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें दो पिंडों की, तो ये दो बातों को बताता है। पहली बात क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो समान अनुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल हमारा होगा m1 m2। यानी कि पहली बात क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने यह और समान अनुपाती और m1 m2 लगा दिया।
उसके बाद में यहाँ पर दूसरी बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाए और बीच की दूरी r है, तो इसके वर्ग, इसका वर्ग होगा r स्क्वायर और उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r² हो जाएगा। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। यहां से हमको दो समीकरण मिले, पहला और दूसरा। अब अगर हम इस पहले और सेकंड है दोनों समीकरणों को मिला दें तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², ये हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा हुआ है, अगर हम इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना है तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा, नियतांक हमारा g होगा और कुल मिलाकर हमको मिल जाएगा F इजिकल टू g m1 m2/r²। और ये हमारा मिल गया ये सूत्र, यानी कि अगर हमको दो पिंडों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को जानना है तो इस सूत्र के हिसाब से हम जान जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज, ये जो g का मान है, g का मान होता है 6 × 6 7 × 10⁻⁻11, ये हमारा g का मान होता है और ये नियत होता है, यानी कि हर जगह पर यहाँ पर g का मान 6.67 × 10⁻11 होगा। तो ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल के गुण के बारे में अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये जो पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित बलों में सबसे दुर्बल बल होता है। दूसरी बात अगर हम कर लें तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है ये आकर्षण की आकृति की होती है, यानी कि ये आकर्षण बल, ये एक तरीके से आकर्षण बल यानी कि दो बिंदुओं के बीच में आकर्षण बल पर आधारित है। उसके बाद में ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये पिंड है तो इस पिंड के अंदर कौन सा माध्यम है इस पर निर्भर नहीं करता, यानी ये पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो ये जो पिंड है इसके अंदर कौन सा माध्यम है यानी मीडियम पर कोई ये प्रभाव नहीं डालता है कि उस पर कोई निर्भर नहीं करता, बस पिंड के द्रव्यमान पर यह निर्भर करता है कि ये कितनी द्रव्यमान है और इसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ये हमारा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके पहले यहाँ पर हमने गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ लिया है, तो इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा कि आवेशित कणों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यहाँ पर इतनी बात हमने लिखी। कहने का मतलब क्या है कि कोई दो आवेशित कण अगर हैं तो उनके बीच में यहाँ पर एक बल लगेगा और वो जो बल होगा वो हमारा कहलाएगा विद्युत चुंबकीय बल। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दो कण हैं, ये एक पहला कण हो गया, ये दूसरा कण है। दोनों कण में अगर ये दोनों कण आवेशित हैं, चाहे ये ऋणावेशित हो, चाहे ये धनावेशित हो, चाहे ये धनावेशित हो, ये धनावेशित हो, यानी कि यहाँ पर आप देखिए जैसे मान लीजिए कि ये धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, दो कण हैं, दोनों ही धनावेशित कण हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर ये भी धनावेशित कण है और ये भी धनावेशित कण है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर एक ऋणावेशित कण है और ये भी एक ऋणावेशित कण है तो इनके बीच में भी जो बल लगेगा वो हमारा क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस दोनों समान प्रकार के हैं। और यहीं पर अगर ये माइनस है और यहीं पर ये अगर प्लस हो जाए, यानी कि ये ऋणावेशित हो जाए और ये धनावेशित हो जाए, तो इनके बीच में जो अब बल लगेगा वो हमारा होगा आकर्षण बल, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक इसी प्रकार से ये प्लस हो जाए और उसके बाद में ये माइनस हो जाए
तब भी यहाँ पर क्या होगा कि ये विपरीत प्रकार के आवेश हो जाएंगे और इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कोई आवेशित कण है अगर दो, तो उनके बीच में एक बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, और ये जो बल होगा ये हमारा विद्युत चुंबकीय बल कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय बल। एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो विद्युत चुंबकीय बल होता है ये बीज के माध्यम पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे कि अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने बताया था, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था पृथ्वी है और मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा था, तो यहाँ पर अनंत दूरी था, इसके बीच में बहुत सारे वायुमंडल, ओजोन परत, पता नहीं कितने परत यहाँ पर बीच में पड़े होंगे, लेकिन फिर भी ये जो पृथ्वी थी ये इस चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे थे। यानी कि ये बीज के माध्यम पर डिपेंड नहीं कर रहा था, ये जो बल था हमारा पूरा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था हमारा यहाँ पर, ये इस पर डिपेंड नहीं करता था बीज के माध्यम पर। लेकिन यहीं पर ये जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल है ये बीज के माध्यम पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ इसके बीच में कोई अचालक पदार्थ आ गया, अचालक माध्यम आ गया, तो इनके बीच में लगने वाला बल यहाँ पर क्षीण हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इसके बीच का माध्यम जो होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, यानी कि इस बीज के माध्यम पर ये जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल है ये डिपेंड करेगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय बल। अब हम चलते हैं अपने प्रबल नाभिकीय बल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बारे में अब हम जानते हैं। यहाँ पर हमने लिखा किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाती है। यह बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना तथा गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻38 गुना प्रबल होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक हमारा परमाणु, मान लेते हैं कि ये एक हमारा परमाणु है और उसके बाद में इसी के बीच में हमारा नाभिक पाया जाता है, और इसमें हमारे क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये अनावेशित, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, और जो एक प्रोटॉन होता है इस पर धनावेश होता है। और उसके बाद में ये जो पूरा परमाणु है इसका जो द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक पर होता है, यानी कि इसका ज्यादा द्रव्यमान, सबसे ज्यादा द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक पर होता है। अब इसमें आपके पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन बने होते हैं क्वार्ट्ज से मिलकर, क्वार्ट्ज से मिलकर। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके बीच में जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण बल, यानी कि पूरे जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो नाभिक होता है, ये एक आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। और ये जो आकर्षण बल से बंधा होता है, इसमें जो आकर्षण बल लगता है, ये जो आकर्षण बल होता है ये हमारे विद्युत चुंबकीय बल जो है उससे लगभग 100 गुना ज्यादा, और उसके बाद में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 10⁻38 गुना ज्यादा लगभग ये प्रबल होता है, ये जो हमारा नाभिकीय बल होता है। यही कारण होता है कि नाभिक का जो यहाँ पर विखंडन, यानी कि नाभिक को जो तोड़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये चीज हमारा होता है। और नाभिक और परमाणु आप जानते हैं कि किसी भी जो पार्ट, किसी भी वस्तु का बहुत छोटा सा भाग है, यानी कि क्या है कि कोई भी कण है उसको अगर तोड़ते जाए तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो हाथ से नहीं टूटेगा, फिर उसको किसी उपकरण से तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद में फिर वो उस उपकरण से भी नहीं तोड़ा जाएगा, फिर उसको रेडिएशन से तोड़ा जाएगा, मतलब विकिरणों से तोड़ा जाएगा। बहुत सारे जब तोड़ते तोड़ते ऐसा कंडीशन आ जाए कि उसे तोड़ा ना जा सके, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाता है ये न्यूक्लियर, यानी कि ये जो हमारा होता है ये हमारा हो जाता है नाभिक। तो ये जो नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय आकर्षण बल, ये हमारा होता है, और ये हमारा 100 गुना ज़्यादा होता है इस विद्युत चुंबकीय बल से, और लगभग ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है इससे ये 10⁻38 गुना ज़्यादा होता है। तो ये हमारा हो गया प्रबल नाभिकीय बल। अब हम बात करेंगे दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया दुर्बल नाभिकीय बल, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा कि रेडियो एक्टिवता में बीटा क्षय के दौरान उत्सर्जित कणों के बीच लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है।
बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिनके मध्य यह बल लगता है। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये हमारा न्यूक्लियर है यानी कि ये नाभिक है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो इसमें बराबर होती है। लेकिन किसी कंडीशन में अगर यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाए या न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो इसमें रेडियो एक्टिवता की घटना होती है, और इससे क्या होता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाहर होकर अपने आप को ये जो न्यूक्लियर है यानी कि जो नाभिक है संतुलित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जब दो पॉजिटिव आयन निकल जाते हैं तो ये यहाँ पर हमारा कहलाता है अल्फा कण, और उसके बाद में यहीं से जब एक नेगेटिव आयन निकलता है तो ये हमारा कहलाता है बीटा कण या बीटा क्षय कहते हैं इसको। उसके बाद में यहाँ से एक न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन जो जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये हमारा होता है गामा कण। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बीटा क्षय होता है, यहाँ पर जब बीटा क्षय होता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रॉन, यहाँ पर आप देखेंगे एंटी न्यूट्रॉन, तो ये दोनों निकलते हैं। और जब ये दोनों निकलते हैं तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो हमारा कहलाता है क्षीण नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। उसके बाद में ये जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है ये विद्युत चुंबकीय बल, और उसके बाद में जो प्रबल नाभिकीय बल होता है इससे कम होता है यानी इससे दुर्बल होता है। और बाकी जो यहाँ पर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे ये ज्यादा बल होता है यानी कि उससे ये प्रबल होता है। तो ये हमारा हो गया दुर्बल नाभिकीय बल। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लेक्चर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद।